नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। हम तुम हमेशा अनथीन लड़ाई करते हुए ईमानदारी से स्पिरिट फील्ड पर खेती नहीं कर सकते। देरसवेर तुमगे परिवार की सदियों पुरानी नींव को बर्बाद कर दोगे। अमर साधना का मार्ग प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतियोगिता जीतने का अर्थ है ऊंचा उठना। जी जियांगशु ने अपनी आस्तीनें झटककर छोड़ दी, जबकि जी जियांगेंग की रणनीति ने परिवार के अधिकांश सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया। इस बार जी परिवार के सदस्यों ने यांगशी को पकड़ना सुनिश्चित करने के लिए जी जुनी को परिवार के सभी शक्तिशाली जादुई खजाने और ताबीज से सुसज्जित किया। यह परिवार के लिए सबसे बड़ा अवसर था। भले ही आपके पास द्वितीय श्रेणी का रक्षा जादू का हथियार हो, चाचा फिर भी उसे तोड़ सकते हैं। नाम जी जुनी पहचान यूलोंग जी परिवार में सबसे मजबूत जीवन काल 124/200 क्षेत्र क्यूई शोधन चरण 8वीं परत आत्मा मूल धातु लकड़ी जल अग्नि समझ 20 क्यूई फॉर्चून 20 प्रतिभा हर्मिट मौत का स्तर ग्रीन वुड एसेंस मौत का स्तर कौशल असंख्य लकड़ी की हड्डी क्षरण कौशल जहर की लकड़ी की वृद्धि मियास्मा सैकड़ों जहर से शरीर को घेरने वाला अभिशाप जहर फटने का कौशल जहर की बेल का हाथ कांटेदार जहर की बेल का निर्माण घर और यात्रा के लिए जुआन स्टोन संप्रदाय आवश्यक व्यावहारिक छोटे मंत्र संग्रह। यांग जेंशुओ जल्दी जल्दी खाना खा रहे थे, तभी उन्हें यांगशी की मदद की पुकार सुनाई दी और उन्होंने तुरंत अपना चरित्र कार्ड भेज दिया। जी परिवार वास्तव में जिद्दी है। ठीक है, यांगशी आपके साथ खातों का निपटान करने भी नहीं गया है और आप फिर से दिखाई दे रहे हैं। बाई हेयू को मरा हुआ देखकर तुम्हें लगता है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो, है ना? एक क्यूई साधना 8वीं परत लकड़ी तत्व विष साधक, तो यह आपके परिवार का सबसे शक्तिशाली साधक है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी तुलना यांगशी से कैसे की जा सकती है, जिसने दानव जानवरों का सार अवशोषित कर लिया है। 4 साल पहले यांगशी जुआन स्टोन संप्रदाय से लौटा और उसने 5वीं परत के जल साधक जियांग पिहे को आसानी से मार डाला। अब 4 साल बीत चुके थे, उसका शरीर दुगना शक्तिशाली हो गया था और उसने 3 दानव जानवरों की प्रतिभाएं आत्मसात कर ली थीं। यांग जेनशुओ का मानना था कि 8वीं परत भी अब यांगशी को हरा नहीं सकती। हालांकि यांगशी को अब दानाई राजवंश के मार्शल संत को खोजने जाना चाहिए। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह यह पता लगा सके कि अगले क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है। अब चरित्र कार्ड से यांग जेनशुओ यांगशी की ताकत बिल्कुल नहीं देख सकता था, क्योंकि यह अभी भी केवल इन्नेट ग्रैंडमास्टर दिखाता था। जब यांगशी ने गे जुनी की उकसावे वाली बात सुनी तो उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय वह बस ठंडेपन से गे जुनी को देखता रहा। आपके जी परिवार की कपटी महत्वाकांक्षाएं कभी नहीं मरती। पिछले कुछ वर्षों में मैं अतीत की घटनाओं को लगभग भूल चुका हूं और यहां तक कि आपके परिवार को एक मौका देने पर भी विचार कर चुका हूं, यदि आप एक दशक पहले की तरह घर बसा लें। दुर्भाग्यवश आपने वह अवसर गवा दिया। हाँ हाँ हाँ, गे जुनी ने मानो सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। तुम एक जन्मजात ग्रैंडमास्टर, हाँ हाँ हाँ, क्या तुम मुझे हंसी से मारने की योजना बना रहे हो ताकि तुम बच सको? यांगशी ने अपना सिर हिलाया और विषय बदल दिया। चूंकि आप मेरे यांग परिवार के आत्मा क्षेत्र का आकलन करना चाहते हैं, तो आइए, मेरे परिवार में वर्षों से जो प्रसाद की कमी रही है, हम स्वाभाविक रूप से उसकी पूर्ति कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उसने गे जुनी को देखा, वह एक मृत व्यक्ति को देखने जैसा था। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। गे जुनी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांगशी इतना स्पष्टवादी होगा। चल दर उन दोनों के चले जाने के बाद किंगशी फांग शहर के सभी मुक्त साधकों ने व्यापार करना बंद कर दिया। उनकी चर्चा पूरी तरह से हाल की घटनाओं पर केंद्रित हो गई। यह बुरी बात है। बाई हेयू के चले जाने के बाद यांग परिवार के पास अब कोई रक्षक नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ऐसा लगता है कि उन्हें सौभाग्य के बजाय दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। शुआन पाषाण संप्रदाय का बलिदान कक्ष यही वह विभाग है जो दानाई राज परिवार से भेंट स्वीकार कर सकता है। हॉल मास्टर एक फाउंडेशन स्थापना महाशक्ति है जिसके पास अपार शक्ति है।
यांग परिवार ने उन्हें कैसे उकसाया होगा। यांगशी हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा रहा है। इन सालों में वर्कशॉप में कभी कोई समस्या नहीं आई। हम उसे इस तरह परेशान नहीं होने दे सकते। सब लोग जल्दी से कुछ सोचो, हम विरक्त साधकों के पास अपना कोई समर्थन नहीं है। हम यांग परिवार के मुखिया को कैसे बचा सकते हैं। मेरे साथी दाववादियों, मैं सबसे पहले जा रहा हूं। यद्यपि कुछ स्वच्छंद साधक यांगशी की सहायता करना चाहते थे, वे इच्छुक तो थे किंतु शक्तिहीन थे। जुआन स्टोन संप्रदाय के बलिदान हॉल की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सभी लोग एक साथ मिलकर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा कुछ लोग छोटे अमर साधना परिवारों से थे और जुआन पाषाण संप्रदाय के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ थे। दरअसल दानाई राजवंश के सभी अमर कुलों को अपनी वार्षिक आय का आधा सा कर के रूप में देना पड़ता था। इस कर का इस्तेमाल जुआन पाषाण संप्रदाय के शिष्यों की साधना और उनके दानव दमन अभियानों में किया जाता था। बदले में जुआन पाषाण संप्रदाय प्रत्येक वर्ष विभिन्न अमर साधना परिवारों से शिष्यों की भर्ती करेगा और इस श्रद्धांजलि का कुछ सा इन पारिवारिक शिष्यों के लिए भी उपयोग किया जाएगा। उन भटके हुए साधकों की बातें सुनकर यांग जेनशुओ ने एक क्षण के लिए सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जुआन पाषाण संप्रदाय कुछ कुछ पूंजीवादी मॉडल जैसा लग रहा है। वे हर साल एक बड़ा कर वसूलते हैं, फिर विभिन्न परिवारों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अपने में समाहित कर लेते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे दानाई राजवंश में केवल एक ही संप्रदाय है। इस नीति के तहत दूसरा संप्रदाय बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन या प्रतिभाएं ही नहीं हैं। अब उन्हें दानाई राजवंश के कृषकों के पारिस्थितिकी तंत्र की मोटी समझ हो गई थी। यांगशी को पहले से ही श्रद्धांजलि संग्रह के बारे में पता था, लेकिन यांग परिवार पिछले वर्षों में बहुत महत्वहीन था। किसी ने ध्यान नहीं दिया और बाई हेयू को भी परेशान नहीं किया जा सका, इसलिए उन्होंने कोई श्रद्धांजलि दिए बिना जारी रखा। इस समय वह गे जुनी को किंगशी काउंटी में यांग परिवार के परिसर के भीतर एक आत्मा क्षेत्र में ले आए, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण था। यह मेरे यांग परिवार का आत्मा क्षेत्र है। कृपया गणना करें कि पिछले 15 वर्षों से मेरे यांग परिवार को कितनी श्रद्धांजलि देनी है। प्रबंधक जी, गे जुनी का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, यह असल में मेरे यांग परिवार का स्पिरिट फील्ड है। यह हर साल 500 जिन स्पिरिट राइस पैदा कर सकता है, जो मेरे परिवार को भरपेट खाना खिलाने के लिए काफी है। आपका यांग परिवार हर साल हजारों अनाज परिहार केक बनाता है और उन्हें जुआनबाओ कस्बे में बेचता है। क्या आपको लगता है कि मैं इससे अनजान हूँ? लगता है आप उचित सम्मान देने के बजाय सजा भुगतना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे साथ जुआन स्टोन संप्रदाय में वापस आइए। उपहास का अनुभव करते हुए गे जुनी की दाहिनी हथेली पर एक विषबेल उग आई। धुंधली लकड़ी की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ती हुई यांगशी की ओर बढ़ी। झर बेल हाथ। काष्ठ तत्व तकनीक की एक शाखा। विष तत्व ने काष्ठ तत्व की सौम्य और उपचारात्मक छवि को पूरी तरह से बदल दिया। काष्ठ तत्व विष साधना की युद्ध विधियां बेहद क्रूर थीं। उनके विरोधियों को अक्सर विभिन्न विष मंत्रों से तब तक प्रताड़ित किया जाता था जब तक कि वे दर्द सहन नहीं कर पाते। गे जुनी के हमले का सामना करते हुए यांगशी ने हल्के से छलांग लगाई और उससे बच निकला। तमाचा। जहर की बेल जमीन पर गिरती थी, उसके कांटों से बारीक गड्ढों की एक पंक्ति बन जाती थी और जिस किसी को भी यह चुभन होती थी, वह घाव के माध्यम से जहर के अंदर प्रवेश करने पर लड़ने में असमर्थ हो जाता था। हम बुरी चाल तकनीक नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं की। आपने मुझसे इतनी अहंकारपूर्ण बात करने की हिम्मत की। गे जुनी ने अपनी कमर से एक रत्न पेटी निकाली जिसमें एक हरा जहरीला मेंढक था। जाना जहरीले मेंढक को छोड़ दिया गया। उसके गाल फूल गए और उसने भारी मात्रा में गहरे हरे रंग की जहरीली गैस का छिड़काव किया जो कंबल की तरह यांगशी की ओर लुढ़क गई। बहुत धीमा यांगशी ने छलांग लगाई और छत पर खड़े होकर आसानी से जहर के बादल से बच निकले। गे जुनी का मंत्र बड़ा और प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन यांगशी को लगा कि यह अमेरिकी इयाइदो जितना सीधा और प्रभावी नहीं था। इस समय तक गे जुनी ने भी यह देख लिया था कि यांगशी कितनी असाधारण थी। चाहे आप कितने भी तेज हों, क्या आप मेरे क्लाउडसी डियर से मुकाबला कर सकते हैं? उसने बादल समुद्री हिरण को यांगशी का पीछा करने के लिए भेजा, जो रात में किसी भी छाया चमगादड़ की तुलना में हवा में तेजी से भाग रहा था। तमाचा। यांगशी समय पर चकमा देने में विफल रहा और उसने दानव उपकरण के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया तथा जी जुनी के जहर बेल चाबुक को सीधे तौर पर झेल लिया। अपनी प्रतिभा, पतली त्वचा और वज्र अटूट शरीर के साथ जहर बेल ने केवल एक निशान छोड़ा जो कुछ ही सांसों में गायब हो गया। विषबेल से बड़ी मात्रा में हरा जहर यांगशी के शरीर में फैल गया। एंटीटॉक्सिन प्रतिभा के अंतर्गत अछूता। क्या आपके पास बस इतना ही है? अपने शरीर को महसूस करते हुए क्यूई साधना की 8वीं परत पर जी जुनी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका।
यह कैसा शरीर था? क्या कोई जन्मजात ग्रैंडमास्टर इतना दुर्जय हो सकता है? ये जुनी को बहुत आश्चर्य हुआ। यद्यपि उसके पास अभी भी कई घातक चालें अप्रयुक्त थीं, लेकिन यह तथ्य कि उसके विषबेल हाथ का उसके प्रतिद्वंद्वी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत ही अपमानजनक था। मेरी बारी। बाहरी स्वर्ग उड़ता अमर यांगशी ने अपनी बहती जल तलवार पर प्रथम श्रेणी की स्वर्ण तलवार कौशल ताबीज लगाई और उसे अविश्वसनीय गति से फेंका। अत्यधिक तीव्र हमले का सामना करते हुए गे जुनी के पास अपना अगला जादू चलाने का समय नहीं था और वह केवल क्लाउडसी डियर को तेजी से भागने के लिए मजबूर कर सकता था, जिससे वह हमले से बच सके। हालांकि उन्होंने इसे टाल दिया, लेकिन गे जुनी की आंखों में सतर्कता का भाव दिखाई दिया। यह जन्मजात ग्रैंडमास्टर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था, जिससे उसे दानाई राजवंश के मार्शल संत के बारे में कई अफवाहों की याद आ गई। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई भी पक्ष प्रभावी क्षति पहुंचाने में सफल नहीं हो सका। क्लाउडसी डियर वास्तव में तेज था, और अगर यांगशी ने अमेरिकी एआईडो का उपयोग नहीं किया तो उसके पास फिलहाल इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। अमेरिकी एआईडो, ऐसे हमले जो फांसी पर लटकने पर खून बहा देते हैं, स्वर्ण तत्व तलवार संत की कहानियां अभी भी अमर साधना जगत में प्रचलित हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके आग्नेयास्त्र कौशल को देखा है वे सभी मर चुके हैं, केवल स्वर्ण तत्व तलवार क्यूई से घाव रह गए हैं। जब दोनों युद्ध में उलझे हुए थे, यांग गेंशुओ भी देख रहा था। यांगशी पीछे हट रहा है, उसके पास अभी भी कई कार्ड हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है, वह केवल अपने भौतिक शरीर पर निर्भर है। आज उन्होंने जो युद्ध शैली प्रदर्शित की वह यांग बैटमैन गोल्ड एलिमेंट स्वॉर्ड सेंट कैओटिक डेमन कल्टीवेटर शी की लड़ाई पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। सामान्यतः इस समय उसे पहले से ही गोलियों की बौछार के साथ साथ ताबीज भी फेंकना चाहिए। वह बता सकता था कि यांगशी अभी भी कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। यांगशी इस बात पर विचार कर रहा होगा कि वह गे जुनी को मार सकता है या नहीं। प्रतिद्वंद्वी बलिदान हॉल का प्रबंधक था, जो यांगशी से कहीं बेहतर पद पर था, और बलिदान हॉल का प्रमुख एक फाउंडेशन स्थापना साधक भी था। यांग परिवार के लिए भविष्य का खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन यह जीवित आदमी यांग परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यांग गेंशुओ प्रकट हुए। आशीर्वाद जीवन शक्ति यांगशी के शरीर में संचारित हुई। अचानक यांगशी की शारीरिक स्थिति एक और स्तर तक बढ़ गई। यह आशीर्वाद, जिसे हाल ही में यांग जेंशुओ द्वारा उपेक्षित किया गया था, यांगशी के शरीर को कई बार मजबूत करने के बाद एक महत्वपूर्ण वृद्धि साबित हुआ, जिससे वह एक छोटे राक्षस में बदल गया। जीवन शक्ति शरीर की चयापचय क्षमता में वृद्धि। यह 1% वृद्धि थी। इससे यांगशी की हालत और भी बेहतर हो गई, उनकी ताकत में तुरंत भारी वृद्धि हुई और उनके शरीर की विषहरण क्षमता में भी सुधार हुआ। उसे खत्म कर दो पूर्वज को प्रकट होते देख यांगशी ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। उसने पीछे से एक सबमशीन गन निकाली। द्वितीय श्रेणी का ताबीज लगाया गया, गोल्डन स्पिरिट स्वॉर्ड स्किल। रटाटाटाटाटा। गोलियों की बौछार ने गे जुनी के चारों ओर फैले धुएं को सीधे तितर बितर कर दिया और उसे क्लाउडसी डियर से नीचे गिरा दिया। सोना लकड़ी पर विजय प्राप्त करता है। स्वर्ण तत्व तलवार संत स्वाभाविक रूप से लकड़ी तत्व जहर खेती का दुश्मन था। बैंग बैंग बैंग। यांगशी ने 2 हैंडगनों से क्लाउडसी डियर पर गोली चला दी, जिससे हिरण चौंक गया और घबराकर आकाश में भाग गया। क्या आपको लगता है कि मैंने क्लाउडसी डियर के गुण नहीं देखे हैं? क्लाउडसी डियर की जन्मजात प्रतिभा कोमल थी, जो लड़ाई से विमुख थी। हिरण को डराकर उसने गे जुनी को छोड़ दिया। शरीर को घेरने वाला 100 विष अभिशाप गिरते हुए गे जुनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसा कि यांगशी ने पहले कभी नहीं देखा था। वह अनेक जादुई कलाकृतियों और ताबीजों से ढका हुआ था। खड़े होने के बाद उसने अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। एक गहरा हरा कोहरा अविश्वसनीय गति से यांगशी की ओर बढ़ रहा था, जिसमें अनगिनत विषाक्त पदार्थ थे। यांगशी की आंखें चौड़ी हो गईं, चकमा देने में असमर्थ वह मंत्र से प्रभावित हुआ, तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा जहरीली गैस से हरा हो गया और उसने लड़ने की अपनी क्षमता खो दी, मानो किसी दूसरे की दया पर निर्भर हो। 2 टिप्पणी वोट 3 बचे 2 गे जुनी किसी भी तरह से लापरवाह नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने सावधानीपूर्वक यांगशी से दूरी बनाए रखी, अपनी जहरीली बेलों को घुमाया और उन्हें जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे लकड़ी तत्व ऊर्जा का प्रवाह हुआ। कांटेदार जहरीली बेल संरचना। बैंग बैंग बैंग। जमीन से विशाल जहरीली बेलें निकलीं, जिन्होंने यांगशी को अपने भीतर उलझा लिया, जिससे भारी मात्रा में जहरीली गैस निकली, जिससे यांग परिवार का मनोरघर जहरीले कोहरे से भर गया। झर फटने का कौशल। धमाका। जहरीली गैस का विस्फोट हुआ, जिससे सारी आध्यात्मिक शक्ति आसमान की ओर विषाक्त विस्फोट में बदल गई, जिससे जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया।
लगातार कई मंत्रों का जाप करने के बाद ये जुनी हांफने लगे, उनके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर पड़ने लगी। लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया। कितनी अफसोस की बात है, उसे ऐसे ही मारने के लिए मुझे उसके परिवार से अनाज से बचने वाले केक की रेसिपी लेनी पड़ेगी। वह अपने ताओवादी वस्त्र को थपथपाते हुए जाने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसकी नसें हिल गईं। उसके पैरों के नीचे से एक आकृति निकली, एक लंबी तलवार लहराते हुए सीधे उसके पैरों के बीच घुस गई। टकराना। ये जुनी का सुरक्षात्मक तावीज सक्रिय हो गया, जिससे यामशी का यह हमला रुक गया, लेकिन यामशी हवा में घूम गया और उसने तलवार से एक और हमला किया। टकराना। एक और सुरक्षात्मक ताबीज फट गया। यह देखकर कि गे जुनी भागने वाला था, यांगशी ने अपनी बहती पानी की तलवार गिरा दी और एक बड़े हाथ से गे जुनी की गर्दन पकड़ ली और उसे एक छोटे मुर्गे की तरह उठा लिया। टकराना। एक मुक्का ने एक ताबीज तोड़ दिया और दो मुक्कों ने एक जादुई कलाकृति को तोड़ डाला। गे जुनी के शरीर से लूट से भरी संदूक जैसी कई आखिरी चीजें गिरती रहीं, जिससे उसकी जिंदगी लंबी होती रही। लेकिन यह बिल्कुल बेकार था। यांगशी ने उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी जबरदस्त ताकत के कारण उसका बच पाना असंभव हो गया। गे जुनी ने दोनों हाथों से अपनी जहरीली बेलें फेंकी और यांगशी के शरीर को उलझाने की कोशिश की, लेकिन खून से लथपथ होने के बावजूद यांगशी अविचलित रहा। उसकी आंखें पागल हो गई थीं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपके सुरक्षात्मक जादुई खजाने मेरे शरीर की लचीलापन से अधिक हैं। यांगशी ने हड्डियों को मजबूत करने वाली और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गोली खा ली और अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके गे जुनी के जादुई हमलों को सहन किया। धमाका, 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 धमाका। यांगशी की रेत की बोरी जितनी बड़ी मुट्ठियों ने साधक गे जुनी को भयभीत कर दिया, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उसका जीवन पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। उसके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति मानो बिखर गई। उसने अपनी भंडार वाली अंगूठी से एक उपचारक गोली निकाली, लेकिन उसे मुंह में डालने से पहले ही यांगशी ने उसे उसके हाथ से छीन लिया। क्या तुम इलाज की गोलियां लेने की सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम सपना देख रहे हो। उच्च श्रेणी के क्यूई शोधन क्षेत्र साधक गे जुनी को यांगशी ने हरा दिया, जिससे उनकी प्रतिरोध करने की सारी क्षमता खत्म हो गई तथा उनके परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी जीवन रक्षक उपाय भी समाप्त हो गए। जैसे ही यांगशी एक अंतिम धक्का देकर गे जुनी को खत्म करने वाला था, चार क्यूई तंत्रों ने उसे जकड़ लिया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ड्रिलिंग। उसने गे जुनी को गिरा दिया और जमीन में धंस गया तथा नजरों से ओझल हो गया। बूम, 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 बूम। उनके चारों ओर चार अलग अलग प्रकार के अमर कानून फट गए और यदि यांगशी वहां होता तो उसे कई दानव उपकरण खर्च करने पड़ते और यहां तक कि उसे पकड़ भी लिया जाता। धिक्कार है, धिक्कार है। हमारे बलिदान हॉल के किसी व्यक्ति पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां तक कि दानाई राजवंश भी तुम्हें जगह नहीं देगा। भाई जी, आप कैसे हैं? जल्दी जीवन बढ़ाने वाली गोली लाओ। बलिदान हॉल से चार शिष्य दौड़े और गे जुनी को बचाया। जीवन बढ़ाने वाली गोली खाने के बाद गे जुनी मुश्किल से जिंदा बचा। उसने यांग परिवार की जागीर पर एक उदास नजर डाली, जहां काम करने वाले गुलामों के अलावा कुछ भी नहीं था। चलो वापस लौटते हैं और मास्टर को बताते हैं कि किंगशी काउंटी के यांग परिवार ने बली हॉल की गरिमा को चुनौती दी है। मैं चाहता हूं कि उनके यांग परिवार का एक भी सदस्य न बचे। उसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने तो यही कहा था। टकराना। एक बड़ी सुनहरी गोली जी जुनी की आंखों के बीच में लगी, जिससे उन्हें कैनेडी शैली में मुफ्त में बाल कटवाने का मौका मिल गया। बलिदान हॉल के अन्य चार शिष्यों के चेहरों पर लाल और सफेद रंग के छींटे पड़ गए। जीवन विस्तारक गोली अब काम नहीं करती थी। दूर से एक सराय के ऊपर खड़े होकर यांगशी ने अपनी स्नाइपर राइफल नीचे रख दी। मैं एक हथियार की तलाश में था। पता नहीं आप किसका इंतजार कर रहे थे। फिर उसने बादल समुद्री हिरण पर नजर डाली, जो पहले ही ऊंचा उड़ चुका था और अनिच्छा से किंगशी काउंटी से निकल गया था। उसने एक शुभ ताबीज लगाया और शैतानी हवा के जंगल में छेद कर दिया। जुआन स्टोन संप्रदाय के बलिदान हॉल के चार शिष्यों ने अपने चेहरे पोंछे। उनके कानों के पास हुए भयंकर विस्फोट से स्तब्ध थे। अत्यंत कल्पनाशील गे जुनी को पकड़े हुए एक शिष्य को अचानक बाहर निकाल दिया गया। दृश्य बहुत खूनी था। यह दानव साधकों के बीच युद्ध जैसा था। जब तक वे चारों उसके पीछे भागे, यांगशी का नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका था। यह किस तरह की जादुई कलाकृति है? यह कैसे इतनी शक्तिशाली हो सकती है? एक स्वर्ण तत्व जादू उपकरण जो अत्यधिक शक्तिशाली है, साथ ही एक अत्यंत घातक जादू तकनीक भी है।
क्या यह स्वर्ण तत्व तलवार संत हो सकता है? नहीं। स्वर्ण तत्व तलवार संत की तलवार क्यूई शरीर को भेदती है, लेकिन यह गे जुनी का सिर फट गया था, जो अमर साधना जगत में प्रचलित स्वर्ण तत्व तलवार संत की हाल की तकनीकों से स्पष्ट रूप से भिन्न था। और उच्च साधना के साधक गे जुनी को यहाँ बुरी तरह मरते देख चारों शिष्यों के पसीने छूट गए। क्या हम वापस लौटकर पहले मालिक को रिपोर्ट करें? यह जगह खतरनाक है, चलो चलें। बली हॉल से 4 शिष्य जल्दी से किंगशी काउंटी से भाग गए। इस बीच यांगशी भी तड़प रहा था। वह मुश्किल से खुद को संभालते हुए स्पिरिट लेक मैनर की ओर लौटा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। पिता जियांग शियाओबाई ने तुरंत यांगशी को कई उपचार गोलियां खिलाईं और स्प्रिंग वुड रिवाइटलाइजेशन तकनीक से उसकी चोटों का इलाज करना शुरू कर दिया। यांगशी ने अपनी सांस संभाली और हल्के से मुस्कुराया, मैं ठीक हूं, मैंने बस खुद पर ज्यादा दबाव डाला था, कुछ दिनों के आराम से मैं ठीक हो जाऊंगा। घातक प्रहार करने का मौका ढूंढने के लिए यांगशी ने चुपके से अपने शरीर पर 2 रक्षा तावीज लगा लिए थे और गे जुनी के 100 जहर से घिरे शरीर के अभिशाप को बेशर्मी से झेला था। स्वाभाविक रूप से शक्की गे जुनी ने अपनी रक्षा कम करने से पहले एक कॉम्बो लगाया। सौभाग्य से अपनी एंटीटॉक्सिन प्रतिभा से यांगशी ने अपने भौतिक शरीर और अपने भीतर के दानव यंत्र का उपयोग करके काष्ठ तत्व विष तकनीक का डटकर सामना किया। उसने एक बेहद मुश्किल कोण पर जमीन खोदकर गे जुनी को पकड़ लिया। सामान्यतः कौन सोच सकता है कि एक जन्मजात गुरु जमीन में छेद कर सकता है? यह दिव्य कौशल अभ्यास था, न कि वह अभ्यास जिसमें अजगर अपने भौतिक शरीर से जमीन को चीरता है। यांगशी ने अपने पूरे शरीर पर चोटें लगने के कारण गे जुनी को मौके पर ही मार डाला और किसी तरह घर वापस भाग गया। यह बहुत जबरदस्ती किया गया था। ऐसा लगता है कि एक उच्च श्रेणी के क्यूई कल्टीवेटर की जादुई तकनीकें यांगशी के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। अभी के लिए यही सीमा होनी चाहिए। लेकिन इस गे जुनी के पास भी बहुत सारे जादुई खजाने और ताबीज थे, थोड़े कम और उससे पहले ही निपटा जा सकता था। वह वास्तव में एक धनी किसान था। ऐसा लगता है कि जी परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में काफी धन इकट्ठा कर लिया है। बहुत बुरा हुआ कि बादल समुद्री हिरण बच निकला। इस लड़ाई के बाद यांग जेनशुओ को यांगशी की ताकत का नया आकलन मिला। अब जी परिवार के सबसे ताकतवर सदस्य जी जुनी की मृत्यु के बाद जी परिवार चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह बलिदान हॉल चिंता का विषय है। यांग जेनशुओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि 4 शिष्य गे जुनी की सहायता के लिए आएंगे। इससे मामला जटिल हो गया। दोनों परिवारों के बीच अगर यांगशी बोलना भी चाहे तो कौन सुनेगा? बलिदान हॉल का हॉल मास्टर एक फाउंडेशन स्थापना चरण महान कल्टीवेटर है। निश्चित रूप से वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यांग परिवार को अब उकसाना चाहिए। यदि वह अपने ही लोगों के प्रति पक्षपातपूर्ण होने पर जोर देता है तो यांगशी असहाय है। अभी के लिए हमें सबसे बड़ी प्रशिक्षु बहन से मदद लेनी चाहिए। केवल वही यांग परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। सबसे बड़ी बहन के हस्तक्षेप से पहले यांग परिवार शैतान पवन वन को नहीं छोड़ सकता। धिक्कार है उस जी परिवार पर, उन बेवकूफों पर। मैं देरसवेर तुम सबको पकड़ लूंगा। यांग जेनशुओ गुस्से से आग बबूला हो गया। यह उपनाम गे 18 साल पहले से ही बार बार उकसा रहा है और यांग परिवार के लिए लगातार मुसीबतें खड़ी कर रहा है। इस बार यांग परिवार की 20 वर्षों से शांतिपूर्ण विकास की रणनीति केवल 4 वर्षों के बाद ही ध्वस्त हो गई। जैसे ही यह मामला खत्म हो जाएगा, वे बाद में जियांग परिवार से निपट सकते हैं। पहले जी परिवार को खत्म किया जाना चाहिए। यांग जेनशुओ अपने कंप्यूटर के सामने विचार मग्न थे, तभी बाहर अंधेरा हो गया। स्पिरिट लेक मैनर के बाहर एक परिचित आकृति प्रकट हुई। एक बिल्ली दानव, बिल्ली आत्मा पंख खू यू ने आज एक विशाल चींटी की सवारी की। वह चींटी को यांग परिवार की जागीर के बाहरी इलाके में ले गई और फिर सावधानी से पुकारा, राक्षस जानवरों, यह तुम्हारे लिए है। मनुष्यों, मुझे इसके साथ मजा करने दो। PS मैंने एक नया पाठक समूह शुरू किया है। विवरण नीचे लेखक के नोट में उपलब्ध है तथा समूह संख्या परिचय में दी गई है जो इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे। बिल्ली दानव फिर से हमला कर रहा है। फुएर, दुश्मन से लड़ने के लिए मेरे पीछे आओ। जियांग शियाओबाई ने बाहर की आभा को महसूस किया और 1000 लकड़ी संरचना को सक्रिय कर दिया, जबकि यांग फू ने भी तुरंत ज्वाला ड्रैगन ट्रू फायर एरे को कार्रवाई में प्रेरित किया। यांग फुशो एक ताबीज पकड़े हुए था, उसे बाहर फेंकने के लिए तैयार था। परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग पहले से ही मांसपेशियों की स्मृति बन चुका था, लेकिन यांगशी, जो आमतौर पर ऐसी स्थितियों में जिम्मेदारी संभालते थे, पहले से ही बिस्तर पर पड़े थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। बाहर से शोर सुनकर यांगशी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आज बिल्ली दानव के आने का अच्छा समय नहीं है। नहीं, यह बिल्कुल सही समय है।
यांग जेनशुओ ने बिल्ली दानव की बातों को समझते हुए गौर किया। इस बिल्ली दानव के अपने विचार थे, यह कोई साधारण जंगली जानवर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह यांग परिवार से कोई मांग पूरी करवाना चाहता था। इस समय यह देखकर कि अंदर की संरचना फिर से प्रकाशित हो गई है, बिल्ली दानव ने उत्सुकता से पुकारा, राक्षस जानवर तुम मनुष्यों, मुझे खेलने के लिए एक दे दो, सिर्फ 2 दिनों के लिए। विशाल चींटी उसके आदेश के तहत बिना किसी बचाव के यांग परिवार के घर की ओर चली गई, जिससे यांग फू ने फायर ड्रैगन को नियंत्रित किया और उसे खा लिया और यांग परिवार के मनोर में ले गया। यांग परिवार को निःशुल्क क्यूई साधना 6ठे स्तर की वज्र चींटी मिली। यांग गेंशुओ ने एक पल सोचा और महसूस किया कि इसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है। यांग फू, इस वज्र चींटी को मार डालो, मुझे तुम्हारे पिता को ठीक करना है। हाँ, महान पूर्वज, यांग फू ने अग्नि ड्रैगन को सच्ची आग उगलने के लिए प्रेरित किया, जो सीधे वज्र चींटी के सिर को जला रही थी। आशीर्वाद अवशोषण धूप -30 आकाश से एक सुनहरा प्रकाश उतरा और वज्र चींटी के शरीर से एक बड़ा सार अवशोषित हुआ, जो यांगशी के कमजोर शरीर में समा गया। हमद, इस सार ने यांगशी के शरीर में एक हिंसक झटका पैदा किया, जिससे सभी चोटें तेजी से ठीक हो गईं और उनका शरीर अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया। यांगशी की जीवन शक्ति बहाल हो गई है और उन्होंने वज्र अस्थि मौत का स्तर प्रतिभा प्राप्त कर ली है। पूरे कंकाल की ताकत बढ़ जाती है, धातु और पत्थर की तरह कठोर। हफ, यांगशी बिस्तर से उछल पड़ा, उसकी हड्डियां हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं, उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। अच्छा, देखते हैं कि बिल्ली दानव किस तरह का मजा लेना चाहता है। बिल्ली आत्मा पंख हू यू की दोस्ती की पेशकश ने यांगशी को स्थिति काफी दिलचस्प लगी। दूसरे पक्ष को बिल्ली दानव कहकर पहले इसलिए चिढ़ाया गया था क्योंकि वह अक्सर महान पूर्वजों को आशीर्वाद देने के लिए क्यूई शोधन अवधि के दानव जानवरों को पहुंचाती थी। केवल वह कुछ महीनों से गायब थी और कोई सुराग नहीं था कि वह कहाँ गई। यह ऐसी बात थी जिसका यांगशी को हमेशा अफसोस रहा। अब बिल्ली दानव को फिर से देखकर यांगशी का दिल खुशी से भर गया। बेशक इसका कैट सोल फेदर से कोई लेना देना नहीं था, हू यू की सुंदर आकृति और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक चेहरा। मैं यांगशी, अपने परिवार के लिए सब कुछ हूँ, प्रिय पति, अपने साथ और भी ताबीज ले जाइए। चिंता मत करो मेरे प्रिय, धन तलवार संत की प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं है। यदि आज का दिन गे जुनी को अंतिम झटका देने के बारे में नहीं होता तो यांगशी पूरा दिन आराम से उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बिता सकता था, यह देखने के लिए कि किसके पास अधिक अमृत और ताबीज जादुई कलाकृतियां हैं। यांगशी महान व्यू से बाहर निकला, मानव चेहरे और बिल्ली के कान वाले बिल्ली दानव का सामना किया और अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। बिल्ली दानव, आज तुम एक दानव जानवर को यहाँ पहुँचाने क्यों आए हो? क्या मैं तुम्हारा मार्गदर्शन चाह सकता हूँ? बिल्ली दानव हू यू ने यांगशी को बाहर आते देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन खेलूंगा तमाचा। जियांग शियाओबाई, जो उसके पीछे था, ने एरे को थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, ये राक्षस कितने बेशर्म हैं। यांगशी भी पसीने से तरबतर हो गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बिल्ली दानव का कुछ दिन खेलने से क्या मतलब है? क्या तुम्हें किसी चीज में मेरी मदद चाहिए? पता नहीं, दादी माँ कहती थीं कि इंसान बहुत मनोरंजक होते हैं, लेकिन मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं खेला। यह राक्षस जानवर मेरी ईमानदारी की निशानी है। इस बिल्ली दानव की बुद्धि बहुत अधिक नहीं लग रही थी। यांगशी का दिमाग जल्दी से घूम गया। वास्तव में हमारा मानव कबीला दुनिया की सबसे दिलचस्प जाति है, लेकिन सिर्फ एक दानव जानवर मुझे आपके खेल में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी ईमानदारी में कमी है। ठीक है, तो मैं राक्षस जानवर को ले लूंगा, लेकिन आप अपने अच्छे इरादे वापस ले सकते हैं। बस मेरे लिए कुछ और अधिक ईमानदार चीज लाओ। जब वह मुझे प्रभावित करेगी तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे साथ खेलूंगा, यांगशी ने कहा, अपनी एड़ी घुमाई और चला गया, जिससे हू यूए उसके पीछे हटते हुए रूप को देखता रह गया। मनुष्य बोलते समय बहुत जटिल होते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता। मेरे राक्षस जानवर को ले जाने और मुझसे मेरे अच्छे इरादों को वापस लेने के लिए कहने का क्या मतलब है? क्या मेरे दानव जानवर को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसे मेरे साथ खेलना चाहिए? हू यू अभी भी विचार कर रहा था। यांगशी के लौटने के बाद उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। बस देखते रहो, वह बिल्ली दानव अभी भी हमारे लिए और अधिक राक्षस जानवर लाएगा। वह कभी भी बिल्ली दानव के साथ शैतान पवन वन में नहीं जाएगा। जो लोग अलग प्रकार के हैं, उनके हृदय भी अलग हैं। यांगशी को एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि दानव कबीला मानवीय शालीनता और नैतिकता का पालन करेगा। अगर वह जिज्ञासावश वहां गया तो शायद वह जीवित नहीं बच पाएगा। अपने परिवार के लाभ के लिए बिल्ली दानव से अधिक दानव जानवरों को निकालना सबसे अच्छा है। कुछ समय बाद बिल्ली दानव अपना सिर रगड़ते हुए यांग परिवार की जागीर से चला गया। एक बार जब वह सामान्य हो गया
तो यांगशी निष्क्रिय नहीं रहा। उसने जियांग शियाओबाई के साथ आज की घटनाओं पर चर्चा शुरू कर दी। सबसे पहले हमें बड़ी बहन को सब कुछ बताना होगा। सिर्फ वही हमारे यांग परिवार की मदद कर सकती है। इस बार उसने जुआन स्टोन संप्रदाय के बलिदान हॉल को पूरी तरह से अपमानित किया था। उसने बलि हॉल के मुख्य प्रबंधक को मौके पर ही मार डाला और लोगों ने यह देखा। यह अजीब बात होगी यदि वे इसके लिए उसके पीछे न पड़े। लेकिन यांगशी को जरा भी पछतावा नहीं था, क्योंकि महान पूर्वज ने मारने को कहा था, इसलिए उसने मारने का साहस किया। उसे जाने देने से यांग परिवार के लिए और अधिक परेशानी आ जाती। अब उसे वरिष्ठ बहन को पूरे प्रतिशोध के बारे में बताना होगा और यांग परिवार को बचाने की कोशिश करनी होगी, और उम्मीद है कि वह बाहरी शिष्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। आखिरकार वह अभी भी हर साल जुआनबाओ टाउन में केक बेचकर पैसा कमाना चाहता था। पूजी, मेरा जुआन स्टोन चलने वाला ताबीज और बड़ी बहन मुरों का रक्षा ताबीज इन स्थानीय विशेषताओं के साथ ले लो और उसे खोजने के लिए जुआन स्टोन संप्रदाय की यात्रा करो। हाँ, स्पष्ट निर्देश देने के बाद पूजी उसी रात एक शैडो बैट पर सवार होकर रवाना हो गया। इस बीच यांगशी अभी भी विचार कर रहा था। गुरु के साथ मेरा रिश्ता कोई राज नहीं है। किंगशी काउंटी के सभी मुक्त साधक इसे जानते हैं। मुझे गुरु को दूर रखना होगा ताकि वह इसमें शामिल न हो जाए। हमारी 15 एकड़ की जागीर अभी भी सुरक्षित है। किसी को नहीं पता कि यह हमारे नाम पर है। अराजक दानव साधक की संपत्ति शायद इस आपदा से बच जाए। मुझे किंगशी काउंटी जाना है। यांगशी के पास एक दानव यंत्र, रक्त वस्त्र और मृत मानव की खाल थी जिससे वह अपना रूप बदल सकता था और अपनी आभा छिपा सकता था। उसने एक अराजक दानव साधक का वेश धारण किया और अपने गुरु लियू वुहेंग को ढूंढ निकाला। वहां कौन है? जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, लियू वुहेंग ने सीधे यांगशी के सामने तलवार तान दी। मास्टर, यह मैं हूं। यांगशी ने अपना असली रूप प्रकट किया और लियू वुहेंग ने उसकी ओर देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका रक्त सुचारू रूप से प्रवाहित हो रहा है और आपकी सच्ची ची अच्छी तरह से समेकित है। ऐसा लगता है कि ढीले साधकों ने आपकी गंभीर चोटों और बच निकलने के बारे में सच नहीं बताया था। बड़े भाई, क्या तुम ठीक हो? वो लियू जिहान दौड़कर बाहर आया और यांगशी को गले लगा लिया तथा उसे आश्वस्त करने से पहले उसने ध्यानपूर्वक जांच की कि कहीं उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। यांगशी जांच से थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। आह जिहान, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मेरे घर में चोटों के लिए ढेर सारी दवाइयां हैं, कुछ ले लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। लियू वुहेंग ने आह भरी। अमर गोलियां, कुछ ऐसी गोलियां जिनके लिए नश्वर लोग जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और शायद एक भी न मिले। सौभाग्य से तुम तैयार थे। आज की घटनाओं के बारे में आप बहुत लापरवाह थे और आपने चालबाजी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। जुआन स्टोन संप्रदाय का बलिदान हॉल इसे जाने नहीं देगा और आपने जुआन स्टोन संप्रदाय को एक अपरिवर्तनीय दुश्मन बना दिया है। यांगशी चौंका। मास्टर, वास्तव में जुआन स्टोन संप्रदाय के बलिदान हॉल के बारे में जानकार लगता है। 0 वोट 3 बचे। मुझे अच्छी तरह पता है कि बलि हॉल जुआन पाषाण संप्रदाय का प्रमुख विभाग है जो दानाई राजवंश की अनगिनत साधना सामग्री को अत्यधिक अधिकार के साथ नियंत्रित करता है। इसके अलावा उनके शापित संप्रदाय प्रमुख हमेशा बलि हॉल का पक्ष लेंगे। ओह, क्या यह ऐसा है? यांगशी को याद आया कि पिछली बार जब जुआन स्टोन संप्रदाय के भीतर दानव उपकरण विस्फोट हुआ था और कैसे उन्हें 4 बुजुर्गों द्वारा संप्रदाय के नेता के सामने जल्दबाजी में लाया गया था। वह एक बूढ़े ऋषि से मिले थे जो अमर कृपा के साथ काफी मिलनसार लग रहे थे। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसे मुरोंग जियान पर बहुत भरोसा था और उस पर बहुत अधिक विश्वास था, जिसके कारण वह लोगों को सीधे ले जाने में सक्षम थी। लियू वुहेंग ने उस विषय पर आगे बात न करने का फैसला किया। मेरे शिष्य, इस बार तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। मेरी सलाह मानो। किंगशी काउंटी को हमेशा के लिए छोड़ दो, कभी वापस मत आना। जुआन पाषाण संप्रदाय की पहुंच से दूर कोई जगह ढूंढो और किसी दूसरे देश में नई शुरुआत करो। कुछ समय के लिए परेशानी से बचना जरूरी है। गुरुजी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरा एक गुप्त निवास है। लियू वुहेंग ने सिर हिलाया। मैंने अपने जिहान को पहले ही सामान पैक करने को कह दिया है। अगर तुम आज रात नहीं भी आओ तो भी मैं जिहान को लेकर चला जाऊंगा। ठीक है मास्टर और जूनियर बहन, मेरे पीछे आओ। वे तीनों रात के अंधेरे में डेविल वाइंड फॉरेस्ट के भीतर स्पिरिट लेक मैनर पहुंचे जहां उन्होंने निवास किया। रास्ते में यांगशी ने फिर से जुआन स्टोन संप्रदाय के मामलों के बारे में पूछा और लियू वुहेंग ने कहा कि यह लियू जिहान की मां थी जिसने इसका उल्लेख किया था। वैसे मेरी सास जुआन स्टोन संप्रदाय में किस गुट से संबंधित हैं? मैं वहां कई बार गया हूं।
लेकिन सास को कभी नहीं देखा, लियू वुहेंग ने आ भरी। उसे पहले ही जुआन स्टोन संप्रदाय द्वारा जबरदस्ती भगा दिया गया था। उसे कहाँ भेजा गया था मुझे नहीं पता। उस साल जिहान के बीमार पड़ने से पहले ही वह जा चुकी थी। 26 साल हो गए हैं और वह कभी वापस नहीं लौटी। इसीलिए मुझे जुआन स्टोन संप्रदाय से नफरत है। उन्होंने जिहान को बिन मां के बड़ा किया। तब यांग शी को वास्तव में समझ में आया कि क्यों उनके गुरु जुआन स्टोन संप्रदाय के बारे में बात करते समय हमेशा इतने नाराज दिखते थे। संप्रदाय ने उसके स्वामी के परिवार को बलपूर्वक तोड़ दिया था। उस समय यांग शी को भी अपने दिल में संदेह का एहसास हुआ। बातें ऐसी कैसे हो गईं? वर्षों से जुआन पाषाण संप्रदाय के साथ मेरे कई व्यवहारों में मेरे ज्यादातर वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहन दयालु लोग थे, जो राक्षसों को भगाने और दानाई राजवंश की रक्षा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते थे। मैंने जो देखा है वह गुरु के वर्णन से इतना अलग क्यों है? यद्यपि उनका बलिदान हॉल के साथ संघर्ष था, लेकिन मूल कारण लालची जी परिवार द्वारा उनकी संपत्ति लूटने की कोशिश थी, जिसका सीधे तौर पर जुआन स्टोन संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था। उन्हें अब भी विश्वास था कि उनकी वरिष्ठ बहन यांग परिवार के मामले को सुलझाने में मदद कर सकती हैं। अपने स्वामी और छोटी बहन को स्पिरिट लेक पर बसाने के बाद यांग परिवार ने फिर कभी शैतान पवन वन को नहीं छोड़ा। समय तेजी से बीत रहा था और 2 दिन बीत चुके थे। यांग जेनशुओ ने कुछ उत्सुकता के साथ कंप्यूटर स्क्रीन को देखा। अरे, मैं हुजी का कैमरा फीड क्यों नहीं देख पा रहा हूं? वो तो पहले से ही मेरे यांग परिवार का सदस्य है। बहुत चिंतित यांग जेनशुओ द्वारा अनदेखी जगह पर 2 रातों की उड़ान के बाद हुजी जुआन स्टोन संप्रदाय तक पहुंच गया था। टोकन बाई हेयू ने उसे पहले दिया था। उसके साथ वह संप्रदाय में प्रवेश कर गया और मुरोंग जियान को खोजने के लिए सीधे थंडर पीक पर चला गया। उससे मिलने पर हुजी ने यांग शी द्वारा दिए गए प्रमाण प्रस्तुत किए, विशेष रूप से यांग परिवार की विशेष उपज से बनी अनोखी मिठाइयाँ और स्नैक्स जो दानाई राजवंश के लिए विशिष्ट हैं। मुरोंग जियान को स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं था। हुजी ने यांग परिवार और जी परिवार के बीच झगड़े को तुरंत स्पष्ट कर दिया। अमर मुरोंग, कृपया शी ब्रो को बचाओ, यांग परिवार को बचाओ। मुरोंग जियान की अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी। थंडर पीक पर यहीं रुको। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक गरजता हुआ बादल क्षितिज से नीचे उतर आया। उसकी बैंगनी आकृति एक पल में गायब हो गई। कुछ क्षण बाद मुरोंग जियान वापस आ गया। आप कह रहे हैं कि यांग शी ने अकेले ही गे जुन्नी को मार डाला, जो क्यूई साधना के 8वें स्तर पर था? हाँ, शी ब्रो को भाग्य का साथ मिला है। उन्होंने शारीरिक सुधार में महान सिद्धि प्राप्त कर ली है और उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अच्छा, मुरोंग जियान फिर से उड़ गया। वह इस खबर से बहुत हैरान थी। थंडर पीक पर वो वुकाई नाम का एक और ची साधना पूर्णता साधक था जो शरीर शोधन का दीवाना था। अपनी शारीरिक बनावट के बल पर भी वह ची साधना पूर्णता के कई उड़ाऊ शिष्यों को परास्त कर सकता था। हालांकि उनकी शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के रक्त में रूपांतरण से आई थी। यही कारण है कि आज तक उन्हें फाउंडेशन स्थापना हासिल नहीं हुई थी। यांग शी ने इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली शरीर कैसे प्राप्त कर लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भी स्वर्ग और पृथ्वी से क्यूई भाग्य का आशीर्वाद मिला हो? बलिदान हॉल। विशाल भूमि पर कब्जा कर लिया गया। अनेक शिष्यों के साथ दानाई राजवंश से एकत्रित किए गए प्रसाद को बलिदान हॉल के भीतर अमर अनाज पर्वत पर जमा किया गया। हॉल मास्टर जियांग, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? मुरोंग जिवान वज्र की तरह चौक पर उतरी। उसका शरीर बैंगनी बिजली से घिरा हुआ था और वह एक विशाल पर्वत की तरह बलिदान हॉल के सभी शिष्यों पर दबाव डाल रही थी। मुरोंग जिवान, क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कभी गुरु का सम्मान करने और मार्ग को महत्व देने की शिक्षा दी है? जमीन से 2 विशाल हाथ बाहर निकले और बलि हॉल के हॉल मास्टर जुआन स्टोन संप्रदाय के एल्डर जियांग शी को खींचते हुए बाहर की ओर तैरने लगे। उसके चेहरे पर आक्रोश का भाव था। तुम्हारे दुष्ट शिष्य ने थंडर पीक के मेरे शिष्यों को मार डाला है। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? क्या न केवल जियांग शी चौंका, बल्कि अन्य शिष्य भी आश्चर्यचकित हो गए। इस संप्रदाय में थंडर पीक के शैतानों को भड़काने की जहमत कौन उठाएगा? क्या थंडर पीक से आपकी विचित्रताएं हमें हमेशा परेशान नहीं करती? दुनिया उलट गई है। उसी संप्रदाय के भीतर भ्रातृहत्या के अत्यंत घृणित कृत्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो कि जुआन स्टोन संप्रदाय में स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। एक बार पता चलने पर दया के बिना मौत। मुरोंग जिवान, दूसरों पर झूठा आरोप मत लगाओ। बलि हॉल का तुम्हारे थंडर पीक से कोई लेना देना नहीं है। फिर कोई खलनायक तुम्हारे शिष्यों को कैसे मार सकता है? तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? अगर यह सच है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो तो मैं संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। जियांग शी की उम्र ज्यादा थी,
लेकिन मुरोंग जीवान के आरोपों का सामना करते हुए वह गुस्से में भड़कने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वह मुरोंग जीवान को हरा नहीं सकता था। अगर सच्ची आग से असली लड़ाई छिड़ जाती तो उसकी और भी ज्यादा बदनामी होती। ओह हॉल मास्टर जियांग को कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे थंडर पीक के शिष्यों ने आपकी ओर से उसे पहले ही सबक सिखा दिया है और बली हॉल के लिए एक संकट दूर कर दिया है। अगर आप आभारी हैं तो बेझिझक मेरे थंडर पीक पर सामान भेज दीजिए। ओह जब जियांगशी वहां उलझन में खड़ा था, 4 शिष्य पहाड़ की तलहटी से दौड़ते हुए आए। गुरुजी, बड़े भाई जी की भेंट लेते समय हत्या कर दी गई। जियांगशी ने चारों शिष्यों की ओर देखा, फिर मुरोंग जीवान की ओर, और अचानक उसे यह बात समझ में आ गई। खलनायक पहले शिकायत करता है। मेरे शिष्य को किसने मारा? यह किंगशी काउंटी से यांगशी था, जो थंडर पीक का एक बाहरी शिष्य था। मुरोंग जीवान ने जियांगशी को ठंडी नजर से देखा। ये परिवार ने थंडर पीक के एक शिष्य से व्यक्तिगत बदला लेना चाहा और कम कौशल के कारण मारा गया। अगर बलिदान हॉल का कोई व्यक्ति भी व्यक्तिगत बदला लेना चाहे तो वे मुझे थंडर पीक पर पा सकते हैं। ऐसा कहकर मुरोंग जीवान एक थंडर क्लाउड पर चला गया, जिससे बलिदान हॉल में हर कोई अचंभित रह गया। बड़े भाई जी की विश्व विद्या में महारत इतनी गहरी थी कि एक बाहरी शिष्य ने उन्हें कैसे मार डाला। तुम चारों जरूर गलतफहमी में हो। ऐसा नहीं है, बड़े भाई जी मर गए हैं और हमें भी धमकी दी गई थी। ऐसा क्यों हुआ? आखिर हुआ क्या? जब चारों शिष्यों ने घटना का क्रम बताया तो जियांगशी ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। आप कह रहे हैं एक क्यूई साधना 8वीं परत का साधक जो क्लाउड सी हिरण पर सवार था, पूरी तरह से ताबीज और जादू की कलाकृतियों से सुसज्जित था, उसे सहज कौशल के एक मास्टर ने आसानी से हरा दिया और फिर आपकी सुरक्षा के तहत एक गति बढ़ाने वाली जादू की कलाकृति द्वारा मार दिया गया, जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। क्या यह सच है? क्या आप फिर से सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? 4 शिष्य। गुरु को तो अविश्वास ही हुआ, उन्हें स्वयं भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। गुरुजी, अगर आपको विश्वास न हो तो बड़े भाई जी की लाश देख लीजिए। ये जुनी का शरीर उनके भंडारण छल्लों के अंदर रखा गया था और अब जब इसे बाहर निकाला गया तो विस्फोटित सिर विशेष रूप से भयावह था, जिससे जियांगशी ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने एक सरसरी जांच की। शरीर को लगभग नष्ट कर दिया गया था। सिर पर घातक घाव स्वर्ण तत्व आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को प्रकट करता है, जो एक अत्यंत भयंकर स्वर्ण तकनीक है। उनकी जांच पूरी तरह से 4 शिष्यों के विवरण से मेल खाती थी। क्या यह हो सकता है कि यह यांगशी एक स्वर्ण तत्व तलवार संत है? शून्य टिप्पणी। वोट 3 बचे। इसके बाद शियांगशी, जिसका 8वीं स्तर की क्यू साधना का शिष्य मर गया था, चुप नहीं रह सका। चूंकि वह लड़ाई नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने यह मामला संप्रदाय प्रमुख के सामने उठाया। दोनों पक्षों की कहानी सुनने के बाद संप्रदाय के नेता जुआन झेन दाओवादी ने कहा, बलिदान को रोकना। जुआन स्टोन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की हत्या करना, ये ऐसे अपराध हैं जिनकी सजा मौत है। यांगशी पहले ही गेजुने को बुरी तरह घायल कर चुका था और सफलतापूर्वक भाग निकला था। वह न्याय पाने के लिए संप्रदाय में आ सकता था, लेकिन उसने पलटकर गेजुने को मार डाला। इससे उसके मन में द्वेष साफ झलकता है। अगर हम इस लड़के को सजा नहीं देंगे तो हमारा जुआन पाषाण संप्रदाय दानाई राजवंश के साधकों के लिए नियम कैसे स्थापित कर पाएगा? क्या हम अब भी बलि स्वीकार कर पाएंगे? क्या मुझे यह समझाने की जरूरत है कि बिना बलि के परिणाम कितने गंभीर होंगे? जियान, चूंकि तुम उसके लिए विनती कर रही हो, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। उसे थंडर जेल में 100 साल के लिए कैद कर दो और किसी को भेजकर उस बाहरी शिष्य यांगशी को यहाँ ले आओ। मुरोंग जियान की आंखें बर्फ सी जम गईं। मौत के द्वंद्व में कोई रोक टोक नहीं होती। मुझे यह मंजूर नहीं। थंडर पीक के शिष्यों को कैद नहीं किया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे खुद पकड़ लूंगा, जियांगशी ने कहा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनके इस शिष्य में नींव स्थापना चरण तक पहुंचने की क्षमता हो सकती है, और इसके अलावा ये परिवार की वार्षिक पितृभक्ति की अभिव्यक्तियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं थीं। वे भविष्य में जियान परिवार के लिए सहायक बन सकते हैं। इस बार बलिदान हॉल में अपना चेहरा खोने के बाद उसे कुछ करना पड़ा। यदि आपने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं आपके सभी बलिदान हॉल शिष्यों को थंडर जेल में फेंक दूंगी, मुरोंग जियान ने कहा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। जियांगशी को अचानक अपने दिल में घबराहट का झटका महसूस हुआ। मुरोंग जियान हमेशा से ही अलग थलग रहती थी, किसी के करीब नहीं। इस बार वो किसी बाहरी शिष्य के लिए इतनी दूर क्यों जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है इस यांगशी की कोई महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि हो? किंगशी काउंटी, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। यह सही है, ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के पास वहां स्पिरिट फील्ड एस्टेट है।
उसने ध्यान से सोचा और फिर अचानक उसे 4 साल पहले की एक शर्मनाक घटना याद आ गई। इस पल उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। यह यांगशी, क्या यह वही नहीं है जो उस समय एक दानव यंत्र में उलझा हुआ था? क्या ऐसा हो सकता है कि मुरोंग जियान को डर है कि एक दानव साधक के रूप में उसकी पहचान उजागर हो जाएगी? ओह, उस मामले का इससे कोई लेना देना नहीं है। जुआन जेन दाओइस्ट ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बीच में ही टोक दिया। जियान, तुम जल्द ही उच्च संप्रदाय में जाने वाले हो। इसके लिए अच्छी तरह से तैयारी करो। महत्वपूर्ण मामलों में देरी मत करो। मैं यांगशी को वापस लाने के लिए किसी को भेजूंगा। आगे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलो तितर बितर हो जाएं। मुरोंग जियान के थंडर पीक पर लौटने के बाद संप्रदाय के नेता की आवाज उसके कानों में आई। थंडर जेल तुम्हारे थंडर पीक के नीचे है, उसे वहां कितने समय तक रखना है यह तुम पर निर्भर है। एल्डर जियांग से बहस क्यों कर रहे हो? अच्छी तरह तैयार हो जाओ, तुम्हारी बड़ी बहन ऊपरी संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं नहीं जाना चाहता। यह हमारे ऊपर नहीं है, जुआन झेन दाओइस्ट ने कहा। उसकी बूढ़ी होती आवाज अंतहीन लाचारी से भरी हुई थी। मुरोंग जियान के चले जाने के बाद उस ठंडे चेहरे पर, जो आमतौर पर बर्फ की तरह ठंडा रहता था, कभी कभार चिंता के भाव दिखाई देने लगे। वह यांगशी के लिए इतनी आक्रामक वकालत इसलिए कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका अपना समय कम होता जा रहा था। यदि मैं तुम्हें इस विपत्ति से नहीं बचा सका, तो जिस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संप्रदाय प्रमुख की योजना वाकई एक समाधान है। जब समय आएगा मैं कनिष्ठ भाई वू से थंडर जेल खुलवाकर यांगशी को गुप्त रूप से रिहा करवा दूंगा। जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि क्या मुझे मास्टर को एकांतवास से बाहर आते देखने का मौका मिलेगा। उसने हुजी को सूचित किया, उसे यांग परिवार के पास लौटने का निर्देश दिया और यांगशी को आज्ञाकारी रूप से आने के लिए कहा। समय आने पर कोई उसे भागने में मदद करेगा। ये 3 ताबीज ले लो, ये रास्ते में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वापस जाने के बाद जियांगशी ने बहुत सोचा। संप्रदाय प्रमुख और मुरोंग जियुआन राक्षस साधक के मामले को इतना क्यों छिपा रहे हैं? इस व्यक्ति के पास ऐसा कौन सा रहस्य है? यदि पहले यह अपने शिष्य का बदला लेने के बारे में था, तो अब उसे लगा कि यांगशी की पहचान और उनके जियान परिवार के भव्य मामले एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं। हाल ही में परिवार के लोगों ने कहा है कि एक राक्षस साधक गुप्त रूप से रक्त आत्मा घाटी के सहायकों के मामले की जांच कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति भेष बदलने में बहुत अच्छा है और हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। क्या यह हो सकता है यह वही है? संदेह की परतों ने जियांगशी को यह महसूस कराया कि उसे यांगशी को पकड़ना होगा। और वह भूत की कहानी जिसमें संप्रदाय के नेता ने उसे 100 वर्षों तक थंडर जेल में रखा था, यदि वह इसे नहीं समझ पाता तो वह ये 200 से अधिक वर्ष व्यर्थ ही जी लेता। तो मैं किसी को पहले ही उसे पकड़वा दूंगा। उसने अपनी छाती से एक काला कौआ निकाला, उस पर कुछ जानकारी लिखी और उसे दूर उड़ जाने दिया। एक विशेष जादू कलाकृति की मदद से एक भयंकर लड़ाई और गंभीर चोटों के बाद मुश्किल से जी जुनी को हराने में कामयाब होने के बाद वे 2 क्यूई खेती 9वीं परत आप बच नहीं पाएंगे, भले ही आप पंख उगाएं। मोटे और दुबले ताओवादियों ने काले कौवे से जानकारी ली। लंप, किंगशी काउंटी से यांगशी, वह जन्मजात गुरु जिसने एक क्यूई साधना के 8वें स्तर के साधक को मार डाला। थिन, कुछ अजीब लगता है। लंप, वह जीवन शक्ति काफी मीठी होगी। है पतला, मुट्ठी बहुत सख्त होनी चाहिए। चर्चा करते हुए उन्होंने एक महिला साधिका के साथ खेला जो आत्मा आह्वान ध्वज में लिपटी हुई थी और वज्र मोहरों से लिपटी हुई थी। उसने जुआन पाषाण संप्रदाय के ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था, लेकिन उसने अभी तक अपने शरीर की अखंडता बनाए रखी थी। कोई भी आत्मा या राक्षसी क्यूई जो थंडर सील को छूती, वह गड़गड़ाहट और बिजली की दुर्जय शक्ति से चकनाचूर हो जाती। मुरोंग जियुआन सचमुच एक घिनौनी भूतनी है। उससे जुड़ी किसी भी चीज का अंत कभी अच्छा नहीं होता। थंडर स्पिरिट रूट जैसी कोई विचित्र चीज कैसे हो सकती है? हमें जियांग परिवार से खबर मिली है, मुरोंग जियुआन जल्द ही ऊपरी संप्रदाय में जाने वाली है और उसके जाने के बाद दानाई राजवंश में कोई और थंडर तकनीक नहीं होगी। है जैसे ही हम इस लड़की को परिष्कृत कर रहे हैं, हम मुरोंग जियुआन के शिष्य को छीन लेते हैं और यांगशी की मृत्यु का उपयोग हमारे राक्षस साधक द्वारा उसके लिए सबसे अच्छे विदाई उपहार के रूप में करते हैं। उसे सीधे मत मारो। जियांग परिवार अभी भी उपयोगी है, उन्हें मारने से पहले उनके खत्म होने तक प्रतीक्षा करो। हम नहीं जा सकते। हुजी द्वारा लाई गई खबर सुनकर यांग जेनशुओ ने इस जोखिम भरे विचार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। दूसरे लोग चाकू हैं और मैं कटा हुआ मछली हूँ। मैं यांग परिवार का मुखिया अपना भाग्य किसी और को कैसे सौंप सकता हूँ? मुरोंग जियुआन भी नहीं सौंप सकता, यांग गेनशुओ ने उपहास किया।
सबसे बुरी बात तो यह है कि हम फिर कभी जुआन स्टोन संप्रदाय में नहीं जा पाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है कि तुम इसमें अकेले संप्रदाय हो। अनाज परिहार केक जुआन स्टोन संप्रदाय में अच्छी तरह से बिक सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अन्य संप्रदाय इसे नहीं चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यांग परिवार के पास अब आत्मा पत्थर अर्जित करने के अलावा और भी महत्वपूर्ण काम थे। प्रतिभा में सुधार। यांगशी ने 5 क्यूई शोधन चरण के राक्षस जंतुओं को अवशोषित कर लिया और क्यूई साधना के 8वें स्तर पर गे जुनी को पराजित करने में सफल रहा। अगर उसने 5 और जंतुओं को अवशोषित कर लिया होता तो क्या वह अर्धचरण स्वर्ण कोर के नकली गोली क्षेत्र क्यूई साधना की महान पूर्णता में उन जंतुओं को परास्त नहीं कर पाता। अभिव्यक्ति यांग परिवार कभी भी दूसरों के दान पर नहीं जिएगा। हम अपने दम पर खड़े होंगे और जिएंगे। आज से शैतानी पवन वन के बाहर की सभी संपत्तियों को त्याग दो। जब सही समय आएगा हम वह सब कुछ वापस ले लेंगे जो हमारा है। शैतानी पवन वन में आत्मा क्षेत्र, आत्मा वृक्ष, राक्षस जानवर और यहाँ तक कि जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा भी हैं। यदि वह बिल्ली दानव की शक्ति का लाभ उठा सके तो यांग परिवार शैतान पवन वन से और भी अधिक संसाधन प्राप्त कर सकता है। कछुआ से कुड़ने की रणनीति सक्रिय करें। यांगशी पूरी तरह से गायब हो गया। किंगशी काउंटी के लोगों को नहीं पता था कि वह कहाँ गया है, न ही उसके मालिक के परिवार को पता था। जुआन पाषाण संप्रदाय के संप्रदाय नेता द्वारा भेजे गए फाउंडेशन स्थापना चरण के साधक उसे नहीं ढूंढ पाए, न ही मुरोंग जियुआन द्वारा भेजा गया कोई अन्य शिष्य उसे ढूंढ सका, और यहाँ तक कि मोटे और दुबले राक्षस साधक भी यांगशी का कोई निशान खोजे बिना आ गए। लेकिन मोटे और दुबले राक्षस साधकों ने कुछ और ही खोज निकाला। धमाका धमाका। दोनों ने जियांग हवेली के निवास के ऊपर लटकी हुई व्यूह रचना को तोड़ दिया और 5 ढीले साधकों को देखा जिनके चेहरे खुशी से भरे हुए थे। भगवान का शुक्र है, आखिरकार कुछ साथी दाववादियों ने हमें बचा लिया। आप दोनों का धन्यवाद साथी ताओवादी। हमें एक राक्षस साधक ने मजबूर किया था जिसने हमें 4 साल तक इस आत्मा क्षेत्र की साधना करने के लिए मजबूर किया था। हमें इस दुष्ट राक्षस साधक के बारे में जुआन पाषाण संप्रदाय को रिपोर्ट करना चाहिए। सभी को उस पर प्रहार करना चाहिए। रात में भूतों की परेड के दौरान मोटे ताओवादी के पीछे एक आत्मा आह्वान ध्वज लहरा रहा था। ओह, 5 मुक्त साधक, 5 ढीले किसान जो खेती से नफरत करते थे, मृत। मोटे और दुबले ताओवादियों को भी वह जानकारी मिल गई जो वे चाहते थे। एक स्वर्ण तत्व तलवार संत और एक अराजक दानव साधक भी। क्या आपको लगता है कि एक स्वर्ण तत्व तलवार संत जिसके पास क्यूई साधना 8वीं परत जन्मजात मास्टर को मारने की शक्ति है, और वही तलवार संत जिसने मेरी रक्त आत्मा घाटी के साधकों को मार डाला, एक ही समय में एक ही स्थान पर प्रकट होना संभव है जब तक कि वे एक ही व्यक्ति न हो? क्या तुम्हें 8 साल पहले जियांग पिची की मौत से पहले का दृश्य याद है? बिजली की एक तेज आवाज और यह इनेट मास्टर मुरोंग जियुआन का आदमी है। तो फिर वे तीनों एक ही व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह व्यक्ति कहां छिपा है। कहां छिपा है? हम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे? देर रात यांगशी शैतान पवन वन में एक छाया चमगादड़ पर सवार होकर जा रहा था। वह बिल्ली दानव हु यू को खोजने में असमर्थ था, चाहे वह कितना भी खोजबीन क्यों न कर रहा हो। अरे अरे, तुम इतने छोटे नहीं हो सकते, है ना? फिर से छिप रहे हो? मैंने तुम्हें मना नहीं किया। तुम जानते हो तुम कोशिश करते रह सकते हो। बिल्कुल नहीं, बिना और उपहार दिए तुम मुझे कैसे हिला सकते हो? तुम सीधे खेलना चाहते हो? यांगशी की अंथीन बुदबुदाहट सुनकर यांग जेनशो का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। तुम्हें यह घृणित व्यवहार किसने सिखाया? उपहार प्राप्त करना समझौता। यांग जेनशो का इच्छित वज्र प्रहार जम गया। क्या यही है मस्ती चाहने वाले का दैनिक जीवन? एक हफ्ते पहले बिल्ली दानव एक राक्षस जानवर लेकर आया था और यांगशी बिल्ली दानव का मनोरंजन नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की। 1 हफ्ता बीत गया और बिल्ली दानव फिर कभी नहीं दिखा, और यांग परिवार अब बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उन्हें अब बिल्ली दानव की मदद की तत्काल आवश्यकता थी, क्योंकि यांगशी को शैतान पवन वन के भीतर कुछ संसाधनों का दोहन करने की आवश्यकता थी। कुछ देर तक खोजने के बाद भी बिल्ली दानव को न पाकर यांगशी ने उस पेड़ पर एक संदेश छोड़ा जहां उसने पहली बार बिल्ली दानव का सामना किया था। सबसे दिलचस्प इंसान कृपया बातचीत के लिए बिल्ली दाववादी की कंपनी का अनुरोध करता है। घर लौटते हुए यांगशी ने लियू वुहेंग को राजसी पेड़ के ऊपर ट्री हाउस पर बैठे देखा और ऊपर चढ़ गए। उनका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। यह स्थान अद्भुत है। यह नीचे के शोर से दूर है और अंतहीन तारों वाले आकाश को देखने का अवसर देता है, जो दांव को समझने के लिए एक आदर्श स्थान है। लियू वुहेंग ने आकाश से 45 डिग्री के कोण पर कहा। मैं अक्सर यहाँ जीवन के अर्थ पर विचार करता हूँ।
मैंने कई वर्षों तक दांव पर चिंतन किया है, लेकिन कभी भी अपने स्वयं के दांव को साकार करने में कामयाब नहीं हुआ। मेरे शिष्य, तुम्हें इस हद तक बढ़ते हुए देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, लियू वुहेंग ने कहा। यह सब गुरु की महान शिक्षा का फल है। क्यों न हम नीचे जाकर तलवारबाजी का अभ्यास करें? यांगशी को लगा कि यह निजी जगह मार्शल आर्ट पर चर्चा के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। लियू वुहेंग ने उसे एक नजर देखा। मैं हर दिन तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें पीटता हूँ, अपने मालिक से नाराज मत होना। गुरुजी, अब समय आ गया है कि मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाऊं। मैं इस दिन का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लियू वुहेंग ने बिना किसी भाव के अपना सिर घुमाया और कहा, मैं जा रहा हूँ। आज से मैं अपनी तलवार दांव की खोज में लगा रहूंगा। आह, जूनियर सिस्टर जिहान के बारे में क्या? क्या मैंने इन वर्षों के शिक्षण के दौरान आपसे कभी कोई अनुग्रह मांगा है? क्या स्पिरिट राइस और स्पिरिट फल जो आप और जूनियर सिस्टर हर साल खाते हैं, वे मेरी ओर से उपहार नहीं हैं? हाँ हाँ, यह सच है। लियू वुहेंग ने अजीब तरह से अपनी दाढ़ी को सहलाया। खांसी खांसी, चलो उस बारे में बात नहीं करते। जाने से पहले मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। मैं जिहान को आपकी देखभाल में छोड़ रहा हूँ। मैं उसे तलवार दांव की खोज में अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्या मास्टर ने अपना मन बना लिया है? हम शिष्य तो गुरु से भी आगे निकल गया। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। लियू वुहेंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर यांगशी के पास अपने स्वामी को अपनी तलवार दांव की खोज करने से मना करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, जब तक यांग परिवार रहेगा, हम जूनियर सिस्टर जिहान की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को मुस्कुराकर जवाब दिया। धमाका! लकड़ी का घर ढह गया। यांग परिवार की सहस्त्र लकड़ी संरचना सक्रिय हो गई, जिससे हिंसक कंपन उत्पन्न हो गया। यांगशी जमीन पर गिर पड़े और बाहर खड़ी दो आकृतियों की ओर देखने लगे, एक मोटी और एक दुबली। मोटे और दुबले पतले दाववादी। जियाओबाई फ्यूअर दुश्मन हमला। व्यू पर नियंत्रण करो। मोटे और दुबले ताओवादियों ने उठते हुए व्यू को देखकर प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। उस महिला के अधीनस्थ के लिए सच है। द्वितीय श्रेणी के 2 सेट वास्तव में, इसमें आपको और मुझे कुछ प्रयास करने होंगे, भाई। लेकिन हमें 6 शक्तिशाली आत्माओं को अवशोषित करने का मौका मिलता है। मोटे और दुबले पतले ताओवादियों के अचानक हमले से यांगशी की भौहें तन गईं। इन दोनों से निपटना मुश्किल होगा। शैतानी पवन वन की गहराई में बिल्ली दानव हु यू ने अभी अभी एक उच्च श्रेणी के दानव जानवर को पकड़ा था और फिर उसने यांगशी का संदेश देखा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मानव मुझे खेलने के लिए ढूंढने आ रहा है। 0 टिप्पणी वोट 3 बचे रक्त आत्मा घाटी के सुप्रसिद्ध दानव साधक मोटे और पतले दाववादी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे यांग जेनशुओ हतप्रभ रह गए। रुको, वे यहाँ कैसे आए? 2 क्यूई खेती 9वीं परत दानव खेती। ब्लड सोल वैली में वे प्रभावशाली व्यक्ति थे, यहाँ तक कि डिंग जेन से भी अधिक प्रसिद्ध। ऐसा कहा जाता था कि जब दोनों भाई एक साथ मिलकर काम करते थे, तो वे नींव स्थापना चरण में एक महान साधक के जादू के सामने भी एक क्षण के लिए टिक सकते थे। दानव पथ क्यूई साधना शक्ति की पूर्ण छत। अगर यह कोई और समय होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि यांग परिवार के पास परिवार की रक्षा के लिए 2 द्वितीय श्रेणी की रक्षात्मक संरचनाएं थीं। उन्हें बस जुआन स्टोन के ताबीज को सक्रिय करना था, और यह जुआन स्टोन संप्रदाय के अनुयायियों को बुलाकर राक्षसों का सफाया कर देता। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे जुआन स्टोन संप्रदाय के शिष्यों की घेराबंदी का सामना नहीं कर सके। लेकिन अब हालात बदल गए थे। यांग परिवार का जुआन पाषाण संप्रदाय से झगड़ा हो गया था। अगर वे अभी ताबीज को सक्रिय कर देते, तो जुआन पाषाण संप्रदाय को यांग परिवार का पता चल जाता। अगर वे दानव साधकों को भगा भी देते, तो भी उन्हें खुद अंतहीन मुसीबतों का सामना करना पड़ता। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। यांग जेनशुओ ने दोनों लोगों के प्रोफाइल खोले। दोनों 3 आत्मा मूल साधक थे, जिनके पास प्रमुख अग्नि आत्मा मूल थे। हालांकि वे मुख्य रूप से दानव पथ तकनीकों का अभ्यास करते थे, उनके पास अनेक विधियां थीं, और वे अत्यंत शक्तिशाली थे। वास्तव में ऐसे दानव साधक जिन्हें कोई भी कम से कम उकसाना चाहेगा। यांग जेनशुओ ने यांगशी और यांगफू के साथ प्रोफाइल साझा की, और अब प्रदर्शन करना उन पर निर्भर था। लियू वुहेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। दानव साधक अचानक आपके परिवार के निवास पर हमला क्यों करेंगे? दुश्मन? बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने हमें कैसे ढूंढ लिया। यांगशी ने बाहर मोटे और पतले दाववादियों को देखा और ऐसा कुछ भी नहीं सोच सके जिसने उन्हें उकसाया हो। जियांग पिची के साथ हुई घटना 8 साल पहले की है। अब उनके लिए बदला लेने का समय नहीं होना चाहिए, है न? इसके अलावा दानव साधकों के लिए हित सर्वोपरि हैं। यांगशी ने सोचा भी नहीं था कि वे किसी साथी ताओवादी से बदला लेने के विचार पर विचार करेंगे।
मैंने अभी तक तुम्हें नहीं खोजा है, लेकिन तुम मुझे पहले ढूंढ रहे हो। यांगशी के चेहरे पर ठंडक थी। भाई बाई हेयू की मौत इन दोनों से जुड़ी हुई थी, यह उनके मालिक का ही काम था। चूंकि तुम आ ही गए हो तो चलो लड़े। यह यांग परिवार का क्षेत्र था। यांग परिवार के सदस्यों और यांग परिवार की विरासत के साथ वह वास्तव में इन मोटे और पतले दांववादियों से डरता नहीं था। फुअर, हमला करो। हाँ, यांग फू ने कुशलतापूर्वक फ्लेम ड्रैगन ट्रू फायर एरे को नियंत्रित किया और उसे दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ाया। 100 भूतों की रात्रि परेड। दोनों ने एक साथ एक आत्मा आह्वान बैनर फेंका, जिसमें से हजारों क्रूर आत्माएं निकली, जो सीधे यांग फू द्वारा नियंत्रित ज्वाला ड्रैगन से टकराईं। अग्नि आध्यात्मिक शक्ति और राक्षसी क्यूई के टकराव से तीव्र आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव आया। एक विशाल काली और लाल आभा चारों ओर फैल गई, जिससे हवा में एक विशाल आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। फ्लेम ड्रैगन को एक आकार नीचे गिरा दिया गया था और आत्मा आह्वान बैनर से आत्माएं अंधीन लग रही थीं, जो कि शुद्धिकरण की तरह एक भयानक राक्षसी क्यूई को बाहर निकाल रही थीं। यांग फू का छोटा सा चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। पिताजी, उनकी राक्षसी क्यूई इतनी मजबूत है, माँ तुम्हारी मदद करेगी। हजार लकड़ी का गठन रक्षात्मक संरचना चमक उठी, क्योंकि लकड़ी की आध्यात्मिक शक्ति की एक विशाल मात्रा ज्वाला ड्रैगन की पीठ में प्रवाहित हुई, जो ज्वाला ड्रैगन की आभा को लगातार बढ़ाती रही, जब तक कि यह द्वितीय श्रेणी संरचना की मूल शक्ति को पार नहीं कर गई। यांग फुशुओ ने अपना सिर खुजलाया और आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली गोली लाने के लिए अंदर चला गया। माँ, भाई, इसे खाओ। फ्लेम ड्रैगन ट्रू फायर एरे और 1000 वुड फॉर्मेशन के संयोजन ने कुछ समय के लिए 100 भूतों की रात्रि परेड के हमले को रोक दिया, जबकि मोटे और पतले दाववादियों ने बिना किसी जल्दबाजी के आत्मा आह्वान बैनर को हवा में फेंक दिया, जिससे वह स्वयं ही तकनीकें करने लगा, जबकि वे एक और मंत्र तैयार कर रहे थे। यिन और यांग को उलट दो। आत्मा आह्वान बैनर के ऊपर से राक्षसी क्यूई निकली, जिससे काली पट्टी जैसी धाराएं बनी, जो यांग परिवार के गठन के चारों ओर लिपटी हुई थीं। काली पट्टियां आपस में उलझ गईं, जिससे यांग परिवार के गठन की नींव हिल गई और भारी व्यवधान उत्पन्न हो गया। जियांग शियाओबाई और यांग फू के माथे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि उन्हें संरचना को नियंत्रित करना कठिन लगने लगा। फ्लेम ड्रैगन भी सुस्त हो गया। आशीर्वाद। आत्मा को एकत्रित करना। यांग जेनशुओ ने सीधे तौर पर जियांग शियाओबाई और यांग फू पर 2 एकत्रित आत्मा आशीर्वादों का उपयोग किया, जिससे दोनों को आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने में मदद मिली। आशीर्वाद जीवन शक्ति। यांगशी की हालत बहुत खराब थी और वह जानता था कि अब उसके लिए हस्तक्षेप करने का समय आ गया है, अन्यथा अंतः बाहर के 2 लोग संरचना को तोड़ देंगे। जियांग शियाओबाई और यांग फू का क्षेत्र अभी भी बहुत नीचे था। यांगशी को आगे बढ़ते देख लियू वुहेंग चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मालिक, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ज्यादा चुस्त हूं। ड्रिलिंग। जियांग शियाओबाई ने संरचना में एक अंतर पैदा कर दिया और यांगशी ने भूमिगत से ही ड्रिल करके बाहर निकल आया। टकराना। यांगशी ने जमीन से फटकर सीधे मोटे दाववादी पर हमला किया। मार्शल कल्टीवेटर। यांगशी की नजर में कास्टिंग के बीच में फंसे ताओवादी कमजोरियों से भरे हुए थे। दरार। यांगशी से प्राप्त द्वितीय श्रेणी स्वर्ण आत्मा तलवार कौशल ताबीज से युक्त बहते पानी की तलवार मोटे दानव साधक के पेट को भी नहीं भेद सकी। मोटा दानव साधक वार से लड़खड़ा गया। उसने अपना बड़ा पेट बाहर निकाला, खुद को संभाला और यांगशी ने मौके का फायदा उठाकर उसे लात मारी, जिससे दूरी बन गई। है यह कैसा रहेगा, आपके मोटे स्वामी का राक्षस भ्रूण पेट स्वर्ण तलवार संत। हास्यास्पद। उसके विशाल पेट की तहों से 2 छोटे हाथ निकले और एक काली भूतनी गुड़िया रेंगती हुई बाहर निकली, जो यांगशी पर व्यंग्य कर रही थी। थंडर ब्लेड। यांगशी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सीधे बड़ी बहन द्वारा दिए गए एक ताबीज को सक्रिय कर दिया। 50 मीटर लंबा थंडर ब्लेड नीचे गिर गया। काली भूत गुड़िया नष्ट हो गई। मोटे दानव साधक का पेट एक भयंकर ब्लेड के निशान से फट गया और खून लगातार बह रहा था। आह! तुमने मेरे राक्षस भ्रूण को नष्ट कर दिया। तुम मर गए। बांधने वाला आत्मा सांप। दुबले पतले दानव साधक की कलाई से एक मांस के रंग का छोटा सा सांप उछलकर तेजी से यांगशी की ओर रेंगने लगा। उसके एक ही काटने से ची साधना पूर्णता साधक भी लकवाग्रस्त हो जाता। एक विशेष रूप से विश्वासघाती प्राणी। भागो। यांगशी ने अपने पैर को जोर से पटका, जिससे सच्ची क्यूई के साथ मिश्रित एक जबरदस्त बल रेत के एक बादल को उड़ा ले गया, जिससे बंधनकारी आत्मा सांप दूर जा गिरा, जो जमीन के नीचे दफन था। फिर उसने सीधे एक सबमशीन गन निकाल ली। गोल्डन स्पिरिट तलवार कौशल रतरटैट। गोलियों की बौछार ने हाल ही में घायल हुए मोटे दानव साधक को मारा, जिससे वह अंधेरे धुंध में ढक गया।
तो स्वर्ण तलवार संत का हथियार ऐसा है, कोई आश्चर्य नहीं, दुबला पतला दानव साधक घबराया नहीं, बल्कि उसने यांगशी के आग्नेयास्त्रों का दिलचस्पी से परीक्षण किया। गर्जन। एक ज्वाला ड्रैगन ने भारी संख्या में आत्माओं को निगलने के बाद जमीन की ओर सच्ची आग का एक कौर थूक दिया। टेलीपोर्टेशन। पतले दानव साधक ने मोटे साधक को थोड़ा सा खींचा और वे अपने स्थान से गायब हो गए, सच्ची आग से पूरी तरह से बच निकले। इतनी गति, लेकिन गोली जितनी तेज नहीं। यांगशी ने पुनः गोला बारूद भरा और हमला जारी रखा। इस बीच परिवार की रक्षात्मक संरचना के भीतर वे प्रथम श्रेणी के तावीजों को फेंकते रहे तथा दोनों दानव साधकों को परेशान करते रहे। जब भी यांगशी खुद को खतरे में पाते तो वह सबसे बड़ी बहन द्वारा दिए गए द्वितीय श्रेणी के थंडर तकनीक ताबीज को फेंक देते, जिससे संकट तुरंत हल हो जाता। इस बच्चे के पास बहुत सारे ताबीज हैं, जो सब उस घटिया औरत ने दिए हैं। वे अंततः समाप्त हो जाएंगे। दोनों दानव साधक बिना किसी हड़बड़ी के लड़े, जबकि यांग परिवार ने अपनी भयंकर प्रतिक्रिया जारी रखी। दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए, कोई भी बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं था। और उन दो विशाल आत्मा आह्वान बैनरों के भीतर एक बैंगनी गड़गड़ाहट छाया अप्रत्याशित रूप से टिमटिमा रही थी। बड़ी बहन चुकियाओ ने परिचित आभा महसूस की और नीचे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। क्या यह वही है? यांगशी थंडर पीक का एक बाहरी शिष्य था और यह देखते हुए कि मुरोंग जीवान अपने शिष्यों के प्रति कितना जिम्मेदार था, उसे कुछ व्यक्तिगत रूप से बनाए गए निम्न श्रेणी के ताबीज देना काफी स्वाभाविक था। लेकिन चुकियाओ जल्द ही निराशा में डूब गया। अब यह बर्बाद हो गया है। युवा भाई यांग भी मेरे साथ यहाँ शामिल होंगे। एक बाहरी शिष्य जो एक मार्शल कल्टीवेटर भी था, कुछ विशेष योग्यताओं और काफी धनवान होने के अलावा कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं रखता था। पतले और मोटे साधकों की राक्षस तकनीकें अत्यंत शक्तिशाली थीं, जिन्हें आधार स्थापना चरण से नीचे किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता था। चुकियाओ ने नहीं सोचा था कि यांगशी आत्मा आह्वान बैनर को तोड़कर उसे बचा सकती है। मैं अपराधी हूँ। चुकियाओ को वह वर्ष याद आया जब वह 4 शिष्यों का नेतृत्व कर रही सबसे बड़ी बहन मुरोंग जीवान के साथ प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे गई थी। उसका भाई बाई, जो दानव पथ का समर्थक था, हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखता था। भाई झाओ और चुप रहने वाली लेकिन अच्छी खाना पकाने वाली बहन सुन सभी चले गए थे। केवल वह बची, सबसे छोटी बहन। हम इस राक्षसी पथ को क्यों नहीं मिटा सकते? बड़ी बहन, मुझे अपने अंतिम कार्य के रूप में आपके द्वारा दिए गए तीसरे दर्जे के ताबीज का उपयोग करने की अनुमति दें, जो आपके एक शिष्य को बचाने के लिए दिया गया था। चुकियाओ ने अब थंडर प्रिजन ताबीज की रक्षा नहीं की और अपनी सारी शक्ति अपने शरीर में केंद्रित कर ली। अंधेरे में असंख्य राक्षसी क्यूई और भयंकर आत्माओं ने थंडर प्रिजन को गायब होते देखा और सुगंध की ओर रेंगने लगी। 0 वोट 3 बचे। यांगशी जियांग परिवार की विशाल सेना में वापस लौट गया। उसने 2 उपचारात्मक गोलियां निगल लीं और धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उनसे निपटना कठिन है। इन दोनों के पास बहुत ही सूक्ष्म दिमाग है और इनके पास मंत्रों और जादुई खजानों की प्रचुरता है, जिससे इनमें कोई कमजोर स्थान ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। मुरोंग जीवान द्वारा दिया गया द्वितीय श्रेणी का थंडर ताबीज केवल अस्थायी दमन प्रदान कर सकता था और मोटे और पतले ताओवादियों के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास राक्षसी क्यूई की अनथीन आपूर्ति थी, जो आत्मा आह्वान बैनर पर निर्भर थी। कौन जानता है कि इन दोनों ने कितनी हत्याएं की हैं? राक्षसी क्यूई की प्रत्येक बूंद हत्या और लूट के माध्यम से प्राप्त की गई थी। बैनर में दिख रहे सभी प्रतिशोधी भूत कभी सामान्य लोग थे। लगता है मुझे अपना आखिरी उपाय अपनाना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में यांगशी ने अपने परिवार के लिए एक ट्रम्प कार्ड के लिए आत्मा पत्थरों का व्यापार किया था, जिसका उद्देश्य फाउंडेशन स्थापना साधकों से निपटना था। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मोटे और दुबले ताओवादी इतने कठोर होंगे कि उसे यह तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बीच मोटे और दुबले पतले ताओवादी, जो आधे दिन से यांग परिवार के साथ उलझे हुए थे, उनकी हालत भी खराब थी। अब उनमें उनका प्रारंभिक उपहास और संयम नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे भयावह और गंभीर थे। इस परिवार के पास इतने सारे ताबीज हैं, अब तो लगभग 100 हो गए हैं, है ना? 34 द्वितीय श्रेणी और 102 प्रथम श्रेणी। धिक्कार है। ये तो 2000 स्पिरिट स्टोन हैं। उसके पास हम दानव साधकों से ज्यादा स्पिरिट स्टोन कैसे हैं? लूट भी इतनी जल्दी नहीं होती। मोटा दानव साधक ईर्ष्या से हरा हो गया। ये आत्मा पत्थर उसके लिए अपने लिए एक और दानव उपकरण को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थे। उसका पसंदीदा भूत भ्रूण सीधे तौर पर मारा गया था और वह इतना क्रोधित था कि अब भी उसका पेट पिचका हुआ महसूस हो रहा था।
इस व्यक्ति पर इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ एक बार जब हम उसके परिवार को खत्म कर देंगे तो हमारा लाभ निश्चित रूप से समृद्ध होगा। दोनों दानव साधकों ने कमर कस ली और पूरे जोश के साथ हमला बोल दिया। यांगशी के बिना भी वे पूरी ताकत से व्यूह पर हमला कर सकते थे। जियांग शियाओबाई और यांगफू तुरंत भारी दबाव में आ गए। पिताजी, यह सरणी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। द्वितीय श्रेणी की व्यवस्था पहले ही पतन के कगार पर थी। मैं उन्हें रोक लूंगा। यांगशी ने अपने शरीर से आध्यात्मिक शक्ति की मजबूत तरंगों को उत्सर्जित करने वाला एक ताबीज निकाला। बर्फ सीलिंग प्रतिबंध। तृतीय श्रेणी का ताबीज फाउंडेशन स्थापना महाशक्ति के पूर्ण प्रहार को झेल सकता था और इसकी कीमत 1000 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर थी। जब वह जमीन से बाहर निकलने के लिए ड्रिल करने की तैयारी कर रहा था तो उसने दक्षिणी जंगल की गहराई से अपनी ओर आती हुई बिल्ली के कानों की एक जोड़ी को देखा। हुयू एक विशाल बर्फ मगरमच्छ पर सवार होकर तेजी से पास आ रहा था। इतने सारे मनुष्य! नए इंसानों से बहुत बुरी गंध आती है। उसने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उसे हवा में फैली खूनी गंध से स्पष्टतः चिढ़ थी। उसकी चांद के आकार की राक्षसी आंखें बैंगनी रोशनी से चमक उठीं और वह आकाश में फड़फड़ाती आत्माओं को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वे बहुत दर्द में हैं। बिल्ली दानव को आते देख यांगशी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पास मौजूद एकमात्र तृतीय श्रेणी का ताबीज रख दिया। बिल्ली दांववादी दोस्त, उन्हें मार डालो और मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। यदि आप और मैं आगे और पीछे से हमला करते हैं तो हम उन्हें किसी भी तरफ ध्यान केंद्रित करने से रोक सकते हैं। हुयू समझ गया। उसने मोटे और दुबले ताओवादियों को घृणा भरे भाव से देखा। नए मनुष्य मजेदार नहीं, फाड़ डालेंगे। धमाका। हुयुए ने आगे छलांग लगाई। यांगशी के शारीरिक रूप से कई गुना अधिक शक्तिशाली शरीर के साथ उन पर हमला किया और मोटे ताओवादी से टकरा गया। उफ! उसके बिल्ली के पंजों ने मोटे ताओवादी के पेट का एक बड़ा सा फाड़ डाला। घृणा से भरकर हुयू ने मांस फेंक दिया। मांस खराब हो गया है। मोटा ताओवादी, आह! उसकी आंखों के ठीक सामने एक प्रेत ने हमला किया और फिर उसके पेट का एक बड़ा सा गायब हो गया। फटने के दर्द से वह अनायास ही जोर से चीख पड़ा। यह व्यक्ति कौन है? हुयू इन बदबूदार इंसानों के साथ अपनी बातें बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने एक श्रेष्ठ शिकारी का दबाव बनाया और अंधेरे में उसके पंजे ग्रिम रिपर की दरांती की तरह तेजी से घूमने लगे। मोटे और दुबले पतले दानव साधक हर जगह खरोंचे हुए थे और अत्यंत गंदे दिख रहे थे। एक दूसरे से लिपटे हुए, उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वे दानव वंश से हैं। दानव कबीला उसकी मदद क्यों करेगा? उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। केवल हुयू का अथक नरसंहार वह रात की सच्ची शासक थी।